वेवल प्लान हो गया था। अच्छा, फाइनल फेज होना है ना। हाँ ठीक है, लिख लीजिए, तो हेडिंग डालिए, फाइनल फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। गुड आफ्टरनून भाई। फाइनल फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का अंतिम चरण। इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का अंतिम चरण, लास्ट फेज। इंडियन नेशनलिज्म, ठीक। तो कुछ पॉइंटर हैं, कुछ पॉइंटर के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन फेल्ट रिलैक्स, इंडियन फेल्ट रिलैक्स, इंडियन फेल्ट रिलैक्स, भारतीयों ने थोड़ा आराम महसूस किया। इवन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, इवन आफ्टर द वॉर businessmen get profited, businessmen get profited या और क्या लिखे हो स्टेटमेंट, क्या गेट बेनिफिटेड, बट द लोकल पीपल फील द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेशन, फील द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेशन, फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट। पीपल पीपल peoples were fought were fight with drought, or fighting with drought, inflation, black marketing, etc., etc. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इन इंग्लैंड, in England there were in England there were a changement in the there were a changement in the government, changement in the government, डैश करके लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ लेबर पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ लेबर पार्टी गवर्नमेंट, लेबर पार्टी गवर्नमेंट की सरकार बनी, फुल स्टॉप। ध्यान से लिखना, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली बिकेम द पीएम, क्लीमेंट एटली, पूछा हो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम का नाम कौन था, तो क्लीमेंट एटली बिकम द पीएम। और पैथिक लॉरेंस, PATHIK, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस बिकम द इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव बने पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस बिकम द इंडियन सेक्रेटरी, ठीक है। इन अगस्त 1945, इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 में इलेक्शन वॉज अनाउंस्ड इन सेंट्रल एंड स्टेट असेंबली, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव अनाउंस हुए, सेंट्रल एंड स्टेट असेंबली, इलेक्शन अनाउंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट असेंबली, ठीक। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या, डैश, दो बातें। नंबर एक, ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस, थर्ड, मुस्लिम लीग, ऑल वर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, इन द मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी सरकार बनाने में लगी रहीं,
इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार बनाने में लगी रहीं। और दूसरा पॉइंट, इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम रिवोल्ट्स वर डन, उसी समय कई जगहों पर क्रांति हुई। रिवोल्ट्स वर डन, रिवोल्ट्स मतलब क्रांतियां हुई, झगड़े हुए। डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को सुना होगा रेड फोर्ट ट्रायल, बता दिया था आप लोगों को, तो पहला लिखे रेड फोर्ट ट्रायल। दूसरा है नेवी रिवोल्ट, 45 का है। नेवल रिवोल्ट, नेवी का रिवोल्ट। थर्ड, पंजाब किसान मोर्चा, पंजाब किसान मोर्चा, ये दरवाजा लगा दो जानवी। पंजाब किसान मोर्चा, पंजाब किसान मोर्चा। नेक्स्ट, वायलार रिवोल्ट, वायलार, वायलार रिवोल्ट। और फार्मर्स मूवमेंट इन तेलंगाना, तेलंगाना का फार्मर मूवमेंट, किसान आंदोलन। ये सारे मूवमेंट आपके इसी समय हुए थे 45-46 में। अब आओ, रीजंस फॉर स्पीडी चेंजमेंट, तीव्र बदलाव के कारण। स्पीडी चेंजमेंट के कौन कौन से कारण थे? स्पीड में जो चेंजमेंट हुआ इस दौरान 2 साल के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि हम लोग आज़ादी की तरफ तेजी से बढ़े? स्पीडी चेंजमेंट, तीव्र परिवर्तन के कारण क्या रहे? तो इसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है, तो इसके रीजंस में आइए। पहला, फर्स्ट, ग्लोबल पावर बैलेंस चेंज्ड, वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया, वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया। नाउ द अमेरिका एंड यूएसएसआर बिकम द टू पोल ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका एंड यूएसएसआर बिकम द टू पोल ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका और यूएसएसआर विश्व के दो ध्रुव हुए। पहले जिस हिसाब से ब्रिटेन के पास पूरी दुनिया का कैप्चर था, उस हिसाब से अब यूएस और दूसरा यूएसएसआर, इन दोनों में पूरी दुनिया बटी, तो ब्रिटेन का कहानी खत्म हुई। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट हैज बीन चेंज्ड, सरकार में बदलाव लाए गए। गवर्नमेंट हैज बीन चेंज, सरकार के अंदर बदलाव लाए गए। लेबर गवर्नमेंट आ गई थी, ये भी पीछे हो गई बात। नेक्स्ट, इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया में रिवोल्ट्स वर स्टार्टेड वेरी फ्रीक्वेंटली, रिवोल्ट्स वर स्टार्टेड वेरी फ्रीक्वेंटली। वियतनाम और इंडोनेशिया में हिंसा काफ़ी तेजी से हो रही थी। फॉर द फ्रीडम, आज़ादी को लेकर के वहां पे भी झगड़े शुरू हो गए थे। नेक्स्ट, ब्रिटेन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन लगभग बैंकरप्ट हो चुका था विश्व युद्ध में। ऑलमोस्ट बैंकरप्ट इन वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध में बैंकरप्ट हो चुका था। नेक्स्ट, बैंकरप्ट इन वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट, नीड फॉर री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन की भी आवश्यकता हो रही थी। 37 में इलेक्शन हुए थे, तो उसका नए इलेक्शन भी चाहिए थे, जो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के चक्कर में पेंडिंग थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेंजमेंट हो गई थी। रेड फोर्ट ट्रायल आप पूरा कर चुके हैं, तो इसको खाली आपको आगे बढ़ जाइए। रेड फोर्ट ट्रायल याद हो गया होगा सारा, ठीक। अब आइए, मैंने बताया था 3, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। 3 मेजर रिवोल्ट्स इन 1945-46, या 3 मेजर इंसिडेंट्स, 3 घटनाएं 1945-46 के बीच की 3 घटनाएं हुई हैं। 1945-46 में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको आपको रिवोल्ट आप बोल सकते हैं, विद्रोह टाइप का हुआ है। कौन कौन से 3 हुए हैं? तो पहला रिवोल्ट कहलाता है, लिखिएगा रिवोल्ट 1, ये प्रीलिम्स में बहुत आता है। रिवोल्ट 1, विद्रोह 1, 21 नवंबर 1945, 21 नवंबर 1945, 21 नवंबर 1945। ठीक है, जगह है कलकत्ता,
जगह है कैलकाटा। कैलकाटा में एक बिल्डिंग है डलहौजी स्क्वायर। डलहौजी स्क्वायर, यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, इंसिडेंट था। रीजन आपके पीछे था, तो इसके पीछे का रीजन क्या था? जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था वो रीजन था। रेड फोर्ट ट्रायल पता था? तो उस ट्रायल के अगेंस्ट में पूरे इंडिया में रिवोल्ट हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, लोग गुस्सा कर रहे थे। उसमें कैलकाटा का डलहौजी स्क्वायर था जिसमें प्रॉपर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, लिखिए। पुलिस फायर्ड। पुलिस फायर्ड, पुलिस ने गोली चला दी। एंड 2 स्टूडेंट डाइड। 2 स्टूडेंट थे, वो मर गए। 2 स्टूडेंट डाइड। 2 जो स्टूडेंट थे वो क्या हो गए? डेथ हो गई। एंड कंप्लीट रिवोल्ट, या कंप्लीट, आप कह सकते हैं फर्स्ट रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड। तो पहली घटना इस समय की होती है, दैट इज इन 19, जो आपकी डेट है। तीनों ठीक है, पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, चलो। रिवोल्ट 2, दूसरा विद्रोह, सेकेंड रिवोल्ट, दैट इज 11 Feb 1946। 11 फरवरी 1946 को दूसरा रिवोल्ट है। 11 फरवरी 1946, 11 फरवरी 1946। ये भी रीजन वही है जो आपको पीछे बताया था, रेड फोर्ट ट्रायल था, प्रोटेस्ट हो रहे थे। जगह का नाम है कैलकाटा का धर्मतल्ला स्ट्रीट। धर्मतल्ला, TALLA, धर्मतल्ला स्ट्रीट। ठीक है, यहां पे भी लड़ाई झगड़ा हुआ पुलिस वालों के साथ, और वही 2-4 लोगों की डेथ हुई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था, जिस रिवोल्ट ने ब्रिटिशर्स को पता लगा दिया कि अब यहां पे रह पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो लिखो रिवोल्ट 3। रिवोल्ट 3, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 Feb 1946, 18 फरवरी 1946। इसी को बोलते हैं रॉयल नेवी रिवोल्ट। रॉयल नेवी रिवोल्ट, रॉयल नेवी रिवोल्ट। नाम से पता चल रहा होगा, एक नेवी है, नेवी मतलब नौसेना, और रॉयल का मतलब क्या हुआ? किंग की। तो ब्रिटेन की जो नेवी होगी, मतलब ब्रिटेन के लोग होंगे इस नेवी में। ऑब्वियस बात है, इसमें जो सोल्जर होंगे वो इंडियन होंगे। भाई नेवी जो होंगे, जो बंदे होंगे इसमें, वो तो सब इंडियन ही होंगे ना। भले काम किसके लिए कर रहे थे? ब्रिटेन। तो याद है 57 में रिवोल्ट एक हुआ था, जहां आर्मी ने किया था, सत्तावन मंगल पांडे वाला। तो उस रिवोल्ट में चांसेस थे बहुत ज्यादा, मैटीरियल मतलब इस तरीके का प्रोसेस हो गई थी, गवर्नमेंट को लग गया था कि हो सकता है कि हम आजाद कर दें। सेम कहानी इस समय होती है। रीजन लिखो, रीजन। तो रीजन है इसमें नॉन एडिबल फूड, अखाद्य भोजन। अखाद्य भोजन मतलब ऐसा खाना जो खाने योग्य नहीं है, उसको लेकर के हुआ है अखाद्य भोजन, नॉन एडिबल फूड। कहां पर हुआ था? तो वो जो वो है, अच्छा पहला तो नॉन एडिबल फूड, दूसरा लिखो रेशियल बिहेवियर, नस्लवादी भेदभाव व्यवहार। थर्ड, अरेस्टमेंट ऑफ BC दत्त। जो BC दत्त उस समय सेलर थे, उनको अरेस्ट किया गया था, नाविक थे, उनको अरेस्ट किया गया था। BC दत्त साहब कौन थे? BC दत्त साहब ने जो नेवी थी उसकी शिप जो था, उस शिप का नाम लिखियो INS तलवार। बोल दिया आपकी नहीं? जिस शिप पे हुआ, शिप नेवी में जानते हो ना, बड़े बड़े शिप होते हैं, विशाख समझ रहे हो, INS करके। तो ये शिप का नाम था INS तलवार। तो INS तलवार ये वो शिप था जिसपे ये कराया गया। ठीक है, INS तलवार, क्योंकि इन्होंने जो INS तलवार था उसकी वॉल पे लिखा था वही अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा था, इसलिए अरेस्ट हुए थे। ठीक है, चलो। और वो तो इशू चल ही रहा था आपका, क्या नाम, कौन सा, रेड फोर्ट वाला, वो ट्रायल चल रहा था। ठीक है, तो इस वाले से लग गया कि हाँ, अल्टीमेटली ब्रिटेन को लग गया था इस चीज को लेकर के कि देखो, जब तक दूसरे लोग कर रहे रिवोल्ट समझ में आ रहा, जब नेवी के खुद के बंदे रिवोल्ट करते तो नेवी तो अपनी है भाई। गवर्नमेंट किसके भरोसे बैठी है? आर्मी के भरोसे, पुलिस के भरोसे। और आर्मी और पुलिस खुद ही रिवोल्ट करते तो क्या होगा देश का? खत्म कहानी। यही सेम कहानी थी। तो यहां से ब्रिटिशर्स को लग गया था कि कहानी गड़बड़ हो रही है। तो लिखिए डन। ठीक है, तो ये तीनों इंसिडेंट थे जिन इंसिडेंट ने काम किया। अब लिखो इलेक्शन, नया इवेंट, छोटे छोटे इवेंट है। इलेक्शन 1945 में चुनाव कराए गए, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो एक इलेक्शन होता है इंडिया में। इलेक्शन 1945 इंडिया में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन जान ही रहोगे, दो मेन पार्टी थी, दैट इज लीग और
कांग्रेस। तो लिखिए रिजल्ट, सीधे सीधे आपको मैं लिखा रहा हूं रिजल्ट इस इलेक्शन का क्या रहा, ऑब्वियस बात है कांग्रेस लीड करेगी। लिखो 91% सीट्स, 91% सीट कांग्रेस, 91% सीट कांग्रेस जीत गई। वही तीन जगहों को छोड़ देते हैं, वो तीन जगह याद है, बंगाल, सिंध और पंजाब, उनको छोड़ के बाकी सब जगहों पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। मुस्लिम लीग में लिखो लीग का 86% ऑफ मुस्लिम वोट, 86% मुस्लिम वोट मिले इनको। छियालीस परसेंट क्या 86% मिले इनको, ठीक है डन। तो पॉइंट यहां पे ना, जो चीज चाहिए थी वो चीज नहीं मिल पाई। कौन सी चीज चाहिए थी? मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मुस्लिम चाह रहे थे सेपरेशन वाली बात को लेकर के ना। तो इस इलेक्शन से बहुत क्लियर हो गया कि हम इलेक्शन क्या हो रहे हैं, हार गए हम, का मतलब मुस्लिम लीग अगर इलेक्शन हार गया तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि देश टूटेगा नहीं, तो अब हमें सीधे किस पे काम करना होगा, झगड़े पे। तो इसीलिए अब यहां से आगे 46 में स्टार्ट होंगे राइट्स, बताता हूं मैं। लिखिए अब लिखने वाले ब्रिट्सर्स एफर्ट, अंग्रेजों ने कौन कौन से एफर्ट्स दिए, ब्रिट्सर्स एफर्ट्स, अंग्रेजों ने कौन कौन से एफर्ट्स दिए। पहला अंग्रेजों का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। बैकग्राउंड उसका सेम ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन हारा, मतलब जीता, लेकिन उसकी सिचुएशन लगभग हारे जितनी ही थी। बैंकरप्ट हो चुका था, गवर्नमेंट चला पाना किसी दूसरे देश की कॉलोनी में, मतलब किसी देश की जो मतलब कॉलोनी है वहां पे सिस्टम को चला पाना पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट मान के चले कि इंडिया को राइट्स दे दिया कि हम आपको फ्रीडम देने जा रहे हैं। तो फ्रीडम ऐसे तो दे नहीं सकते, उसके लिए एक प्रोसेस होगी। तो उस प्रोसेस को डिस्कशन करने के लिए भारत में भेजा गया, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक बात है, तो लिखो कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को भारत आता है ये मिशन। तीन बंदे हैं, पहला नाम है पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरे हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम रट जाइएगा, काम आएगा। जिसमें से पैथिक लॉरेंस को लिख लीजिए इंडियन सेक्रेटरी, पैथिक लॉरेंस इंडियन सेक्रेटरी। स्टैफोर्ड क्रिप्स चेयरमैन ऑफ ट्रेड बोर्ड, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ ट्रेड बोर्ड, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और एवी अलेक्जेंडर हैं नौसेना मंत्री, नेवी के मिनिस्टर वहां पे होती थी। चलो ये आया, इंडिया में घूमा घामा और फिर इसने बुलाई मीटिंग। तो लिखो दिस मिशन कॉल द ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग। इस मिशन ने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, ऑल पार्टी मीटिंग। डेट है 25 जून 1945, स्टार लगाना बहुत काम की डेट है, 25 जून 1945। जगह है शिमला, इसे ही शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी बोलते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब समझ गए, सभी हिंदू कौन आए होंगे, कांग्रेस भी थी, लीग भी थी, सब लोग थे, ठीक है। 25 जून 1945। कंफ्यूजन है डेट में? हाँ तो बिल्कुल 46 होनी चाहिए, ये गलत लिखा है, बिल्कुल सही है 46 करिए। मार्च 46 में पहुंचा था ना, तो मार्च में आएगा तो जून 46 में तो मीटिंग होगी, उसको अपडेट कर लीजिए, गलत दिया, यही सही है। ठीक है, तो जून 46 में मीटिंग होती है। लोगों फेल ड्यू टू मुस्लिम लीग, फेल्ड ड्यू टू मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के कारण ये फेल हो गई, मुस्लिम लीग के कारण फेल हो गई। रीजन आपके सामने, मुस्लिम लीग क्या होता, सेपरेट पाकिस्तान, उसकी डिमांड का उस चक्कर था, तो फेल हो गया। क्योंकि सीधे सीधे उसने बोला कि इस तरीके से होगा तो ये होगा, कोई नहीं। बट चूंकि आया था तो इसमें लिखिएगा प्रपोजल्स, मुस्लिम ये
कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रपोजल्स है, कौन कौन से पॉइंट थे जिन पॉइंट को आपको जानना जरूरी है। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स, कौन कौन से प्रपोजल्स हैं, ध्यान से। नंबर 1, नो कंप्लीट पाकिस्तान, कोई कंप्लीट पाकिस्तान नहीं होगा, पहला प्रपोजल। दूसरा, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, रक्षा, विदेशी मामले और संचार डैश सेंटर, ये केंद्र सरकार के हाथ में होंगे। कम्युनिकेशन, ये तीनों सेंटर के हाथ में होंगे। रिमेनिंग स्टेट, बचे हुए राज्य में। नेक्स्ट, 3 टाइप ऑफ स्टेट, राज्यों को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। 3 टाइप ऑफ स्टेट, 3 पार्ट में। ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप ए डैश करके लिख लो, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, गैर मुस्लिम बाहुल्य, जिसमें मुस्लिम लोग नहीं होंगे। नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम लोग नहीं होंगे, ग्रुप ए। दूसरा ग्रुप बी, मुस्लिम मेजॉरिटी, और ग्रुप सी अदर्स, जिसमें मुस्लिम नहीं होंगे, जिसमें मुस्लिम होंगे और बाकी बचे हुए फुटकर वाले। ये इस तरीके का बनेंगे, ठीक है। ऑब्वियस इस तरीके के स्टेट को डिवीजन करना आसान तो था नहीं, तो आसान ना नहीं था, इसीलिए कैबिनेट मिशन ने बोला कि देखो ऐसा है, तब तक के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के काम शुरू करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, सुने होंगे आप लोग। उस असेंबली का क्या होगा, इलेक्शन होगा, समझ रहे हो। देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या होगी, एक असेंबली होगी। आपने सुना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये जो प्रेम्बल पढ़े हो अपनी, वो वहीं से उठाई गई है, ठीक है, समझो बहुत ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजन ये है। 1946 में ये भारत आता है कैबिनेट मिशन। कब, कौन से में, जून में, मार्च में आता है, जून में इसने मीटिंग कराई। इस मीटिंग के बाद इसने बोला कि देश जो है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेपरेट करने के लिए अब देश को चलाना भी तो है। तो चलाने के लिए ऑब्वियस बात है, एक क्या होगा, कोई भी कंट्री किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही तो चलता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चलाएगा, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, असेंबली होगी, ठीक बात है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी, इसके अंदर मेंबर कौन होगा, सदस्य कौन होंगे इस असेंबली के, तो इस असेंबली के जो सदस्य होंगे उनका क्या होगा, इलेक्शन होगा। समझ गए बात को लेकर के। तो ये जो इलेक्शन थे, ये जुलाई 1946 में किए गए। मतलब हम देश को सेपरेट आजाद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान नहीं बनेगा वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर देश को चलाना है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन, तो उसके लिए असेंबली होगी, इलेक्शन उसके यहां होंगे। यहां तक की कहानी सही है। तो जुलाई 1946 में आपका क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ रही है सबको, तो लिखो, देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक संविधान सभा होगी। देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक संविधान सभा होगी, ठीक है। अब इसमें आइए, ऑब्वियस है लीग ने पहले मना किया, लीग तो वैसे भी मना ही कर रही थी, कांग्रेस भी मना कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस में सीधे सीधे नहीं दे रहा था हिसाब किताब में, सब कुछ होगा होगा नहीं होता, अभी क्या है वो बताओ, तो अभी कुछ नहीं था उनके पास, ठीक है, इस चीज को लेकर के था। बट ठीक है, लिखो, ऑन 6 जून मुस्लिम लीग, ऑन 6 जून मुस्लिम लीग, 6 जून को मुस्लिम लीग ने, एंड 24 जून कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल, 6 जून को लीग ने और 24 जून को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल। 24 जून को एक्सेप्ट कर लिया किसने प्रपोजल, लीग ने, ठीक है।
6 जून को लीग ने और 24 जून को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्या कि हम जुलाई में जो इलेक्शन होगा उसमें क्या है, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक बात हो रही है। लीग का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि हमारा क्या होने जा रहा। फिर भी एक होता है ना कि चलो अच्छा ट्राई कर लेते हैं। जैसे इस समय कांग्रेस का हाल आपने देखा हुआ है, नहीं कुछ है, फिर भी वो 2-4 जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस वालों, जब भी मीडिया में उनको बुलाते हैं वो इतने चौड़े में रहते हैं, आपने देखा है, मतलब अलग ही लेवल पे रहते हैं। उनको चाहे वो इतने स्टेट हार रहे हैं, जैसे मैं उस दिन कल तो समझा रहा था, यही समझा रहा था क्या कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही होगी, तभी तो आप स्टेट हार रहे हो। तो उसके लिए आप किस पे जा रहे हो, मशीन पे ब्लेम कर रहे हो, और वही मशीन आपको एक स्टेट जिता रही है। भाई झारखंड तो जिता रही है, महाराष्ट्र हरा रही, तो महाराष्ट्र की मशीन खराब है, झारखंड सही है, क्या बेतुकी लॉजिक है यार। या तो दोनों सही है, दोनों खराब है। समझ रहे हो बात को लेकर के। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस वाले इस चीज को लेकर के कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता है, चीजें होती हैं, बिगड़ती हैं। आज शायद ओथ सेरेमनी चल रही है ना महाराष्ट्र में, आज ही है ना, पता ही नहीं, दुनिया में कुछ चल रहा है। अच्छा, कुछ खास बात आज ओथ सेरेमनी हो रही महाराष्ट्र में, कौन कौन बन रहा सीएम। फडणवीस का अनाउंसमेंट हुआ है ना, और डिप्टी सीएम में दोनों बन रहे हैं कि कोई एक बन रहा। पता है मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी लोगों को, चाइनीज तो नहीं चल रही ना। तो क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट आया था ना। ठीक, तो आज ओथ ली जा रही है, कौन ओथ दिलाएगा सीएम को, राज्यपाल ओथ दिलाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और डिप्टी सीएम को सीधे उसको वही दिलाएगा। बट डिप्टी सीएम के लिए कोई ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया कि साहब कौन ओथ दिलाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम नाम की कोई पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, बट ये खुश करने के लिए किया जाता है ना। बट जो कि मेन कौन होता है, सीएम। दो और इसके आगे पीछे जबरदस्ती चलते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट चूंकि होता है ना, कहने वाली बात है, तो बस इसीलिए है। तो इसीलिए वो बंदा जो है सिंधे, वो क्या कह रहा है कि भाई साहब हमें डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है डिप्टी सीएम क्या टाइम पास, क्योंकि साइन कौन करेगा, सीएम, और बाकी काम कौन करेगा, बाकी तो डिप्टी सीएम क्या करेगा। समझ रहे हैं आप, कुछ नहीं करेगा, टाइम पास करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा खाली, क्योंकि डिप्टी सीएम की सैलरी भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, सीएम की सब कुछ, जो चीज लिखा है उसी का सब कुछ है। तो डिप्टी सीएम के लिए कोई घर भी तो नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, हमें डिप्टी सीएम मत बना, हमें होम मिनिस्ट्री दे दो। होम मिनिस्ट्री तो होम मिनिस्टर हो गया प्रॉपर, तो जो लॉ एंड ऑर्डर होता है किसके हैंड में, उसके हाथ में पावरफुल जॉब है। तो इसी को लेकर के झगड़ा चल रहा है इस समय। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो जो सीएम है वो हम रखेंगे, और होम मिनिस्ट्री भी हम, तीन ही मिनिस्ट्री होती है, एक होम मिनिस्ट्री होती है, एक रेवेन्यू होती है, पैसे वाला मिनिस्ट्री, और तीसरा डिपेंड ऑन, वहां पे जनरली एग्रीकल्चर होता है, कहीं पे अर्बन डेवलपमेंट होता है। तो महाराष्ट्र में अर्बन डेवलपमेंट बहुत है, देखो रियल एस्टेट, भाई सीधी बात है, पैसा पैसा है, उसको लेकर के, तो इन्हीं मिनिस्ट्री को लेकर के है। तो देखते हैं, आज तो शायद खाली सीएम की शायद ओथ है, आई थिंक उसकी है नहीं ओथ। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। देश दुनिया में थोड़ा मतलब रखिए, कुछ चल रहा है दुनियादारी में भी कुछ। ठीक है, लिखिए रिजल्ट। जुलाई में इलेक्शन हो गया आपके सामने, जुलाई, हाँ बोलो, जुलाई 1946 में इलेक्शन थे ना। किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे। जुलाई 1945 कहां लिखा है, अनाउंस्ड थे वो इलेक्शन, इलेक्शन अनाउंस्ड थे, हुए इलेक्शन है। अरे ये वो हो भगवान, वो जुलाई 45 के इलेक्शन तो किसके हैं, सेंटर और स्टेट असेंबली के। ये कौन से इलेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन की बात हो रही है, दो अलग अलग चीजें ना। हाँ भैया ऐसा ना करो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन है जुलाई 1946 में। ठीक है, अब आओ इसका रिजल्ट। इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा, पहले से एज्यूम था क्या होगा रिजल्ट, तो लिख लो। पहले तो टोटल सीट लिखो 296। इलेक्शन कितनी सीटों पे हुए, 296 सीटों पे होते हैं, जिसमें से 205 205 मिले किसको, आईएनसी को, कांग्रेस को। दूसरा है 73 मिले मुस्लिम लीग को, और जो आपके रिमेनिंग कितने बचे, 73 5 78, तो लगभग कितने बचे, दो इधर, 16 तो 18, ये आपके क्या हो गए रिमेनिंग। बाकी जो फुटकर की पार्टियां थी उसमें बनी। तो आउटपुट समझ में आ गया। जब इस तरीके का हुआ तो लॉजिक बात है, लीडरशिप के हाथ में, किसके हाथ में आ गया, मेजॉरिटी। भाई सीधी बात है, 300 में से 200 सीटें किसके हाथ, आईएनसी के हाथ में। तो लॉजिक ये होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको जो लोग मिल करके बनाएंगे, उसमें से 2/3 कौन हो गया, आईएनसी, ये वाला पोर्शन कौन हो गया, लीग, और रिमेनिंग आपके हो गए। तो अल्टीमेटली देखें, अगर ये ना भी हो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला।
तो ये डर लगा किसको? मुस्लिम लीग को, कि साहब कल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें मेजोरिटी किसकी रहेगी? आईएनसी की। और अगर आईएनसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो वो किसके हिसाब से बनाएगी? अपने हिसाब से बनाएगी। और अपने का मतलब किसके हिसाब से? हिंदू के हिसाब से। डर हुआ? यही जो डर था, इसी डर ने सबसे पहले क्या किया? मुस्लिम लीग ने इस रिजल्ट को क्या किया? बायकॉट किया। मतलब ये रिजल्ट गलत है, हम नहीं मानते हैं। तो आज की कहानी नहीं, पुरानी कहानी चली आ रही, सीखने वाली बात पे। हम इस रिजल्ट को नहीं मानते हैं और अब सीधा क्या होगा? झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। और इस लड़ाई के लिए दिन चुना गया 16 अगस्त 1946। इसको बोलते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। यह अनाउंस किया गया था बाय द मुस्लिम लीग। डायरेक्ट एक्शन डे 1946, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को सीधी, हाँ सीधे, अब सीधे नाम ही क्या है? डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मुस्लिम लीग अगर एक्शन लेगी तो कौन से एक्शन लेगी? यही इंडिया में दिन था जिस दिन इंडिया में स्टार्ट होते हैं हिंदू और मुस्लिम के दंगे, राइट्स। डायरेक्ट एक्शन नाम सही है, तो पूरी चीज को लिख लीजिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तगड़ा आप कह सकते हैं कम्युनल वायलेंस। कितना रोकेगी सरकार यार? गवर्नमेंट सरकार थी कौन? ब्रिटिश। वो तो जाने की तैयारी में, क्यों करो उंगली? अच्छा खासा लड़ा मारे, वो तो ये तो चाह ही रहे थे ना कि कम से कम होगा, आखिर उंगली करके गए ना इंडिया पाकिस्तान बना के। तो वही चीज को तो ये सब हुआ कि अगर ये मौका था, इसमें गलती थी कांग्रेस की। कांग्रेस चाहती तो इसको रोक सकती थी, लेकिन वही बात है, कांग्रेस का भी कुछ हद तक गलत भी नहीं कह सकते। नेहरू का भी ईगो, लोग कहते हैं कि नेहरू के ईगो के नाते भारत बटा। कुछ लोग गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, सब लोगों का अपना अपना है कि इसलिए था। रीजंस बहुत सारे होते हैं। ऐसे मान के चलो, तुम्हारे घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई में से छोटा भाई कह रहा है कि मैं घर छोड़ रहा हूं। तो अब बीइंग ए सीनियर पर्सन, आप अपने घर में उसको समझाओगे 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन उसने बोला या तो मैं छोड़ूंगा या मैं गोली मार दूंगा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? बताइए। लास्ट ऑप्शन क्या? आप बीइंग ए पेरेंट्स हैं, फादर हैं, आपके फादर मतलब आप हैं और आपका 2 भाई हैं आप, या आप पापा हैं, आपके 2 लड़के हैं। दोनों लड़कों में से एक बोल रहा है कि मैं या तो अलग होऊंगा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। और ऑप्शन है नहीं कुछ। एक होता है ना, कुछ भी समझा लिया आपने, सब करके देख लिया और ऑप्शन नहीं कुछ है, तो आपके पास क्या ऑप्शन हुआ? लास्ट ऑप्शन गोली मार दो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। गांधी जी के समय सिचुएशन बस यही थी। गांधी जी से जब बोला गया तो जिन्ना ने बोला देखो या तो मेरे को पीएम बनाओ या मेरे को पाकिस्तान दो। 2 ऑप्शन थे। गांधी जी बोले आप पाकिस्तान मत करो, आप पीएम बन जाओ। गांधी जी प्रपोजल को जब इस तरीके से नेहरू के सामने रखा तो नेहरू ने बोला ये तो गलत बात है भाई। सीधी बात है, एक व्यक्ति जो 20 या ज्यादा से ज्यादा 19% ऑफ पीपल इनको अगर कवर कर रहा है तो ये 80% लोगों के ऊपर को कवर कैसे करेगा? ये मुझे समझाओ। बात भी सही है भाई, सीधी बात है। इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन में एक मुस्लिम पीएम अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया में कोई पीएम बना जो मुस्लिम है? बताइए। पीएम, प्रेसिडेंट तो है, पीएम है कोई? बताइए कोई हो आपकी नजर में? सीएम हो यूपी का कोई? बाकी के तो हैं। सीएम हो यूपी का, अब बोलो। जबकि हम आजाद हुए में 75 साल हो चुके हैं ना। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस समय कैसे करते? रीजन भी उसके पीछे का एक जेन्युइन रीजन भी कुछ हद तक देखा जाएगा। कुछ हद तक लोग कहते हैं कि अरे ये था, कुछ नहीं है, बनाने में बना ही सकते, बना सकते थे बात को लेकर के, लेकिन अगर कल को प्लस माइनस कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इंडिया में जितनी भी अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है? पीएम के हाथ में। तो एक ऐसे बंदे के हाथ में जो कि माइनॉरिटी को लीड कर रहा है, उसके हाथ में 100% पावर देना थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मुस्लिमों को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे लॉजिक है, जो मेजोरिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज को लेकर के। बात समझ रहे? खैर, प्रेसिडेंट पीएम, प्रेसिडेंट मुस्लिम बने, ये लिख लियो। प्रेसिडेंट मुस्लिम है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड। वो ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट के होने नहीं होने में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट लॉजिक है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट होगा, नहीं अगर नहीं भी हो तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी हमें।